नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजनीति के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका कोई चरित्र ही नहीं होता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार एक अवसरवादी नेता है जो केवल कुर्सी से प्यार करते हैं और जानते हैं कि कुर्सी पर कैसे टिके रहना है। वो पक्ष बदलते हैं और वापस विपक्षियों के साथ इतनी आसानी के साथ घुल मिल जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिहार की राजनीति आज फिर उसी मोड़ पर खड़ी हो गई है जब राजद और जदयू ने मिलकर वर्ष 2015 में सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार की अंतरात्मा में बैठा कुर्सी वाला कीड़ा परिस्थितियों और राजनीतिक लाभ को भांपकर हमेशा कुलबुलाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे नीतीश कुमार की अवसरवादी राजनीति की पूरी कहानी। वे कुर्सी पर बने रहने के लिए किसी भी सिद्धांत और विचारधारा को बदल सकते हैं और किसी भी विचारधारा के अनुयायी हो सकते हैं। 1990 में लालू जी के साथ थे तो 95 में छोड़ दिया। 2013 में वापस लालू परिवार के साथ आए और 17 में फिर छोड़ दिया। आपको बता दें कि 2013 में नरेंद्र मोदी जी के साथ इनका झगड़ा समाजवादी सिद्धांत और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर नहीं, बल्कि केवल और केवल सत्ता के लिए था। उस समय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना था, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि एनडीए के मंच से इनकी दिल्ली जाने की कोई उम्मीद नहीं है, तो इन्होंने राजद महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और वापस मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे। लेकिन सरकार में राजद के साथ लगातार असहज रहने के कारण कुछ ही समय बाद इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वापस बीजेपी के साथ समर्थन लेकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई और अब अंततः बिहार में वही हुआ है जिसका अनुमान पिछले 1-2 महीनों से लगाया जा रहा था। नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ हो लिए हैं। अब उन्होंने दोबारा आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज वो सरकार बनाने जा रहे हैं। ये वही आरजेडी है जिससे पिंड छुड़ाकर इन्होंने 2017 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में माले से लेकर बीजेपी के साथ तक का सफर तय किया है। आपको बता दें कि कुर्सी पाने की होड़ में उन्होंने आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी के साथ भी गठबंधन किया था। अब इसे नरेंद्र मोदी का अंधविरोध कहें या सेकुलरी खेमे का झंडावदार बनने की कोशिश, मात्र ये ही वो 2 कारण हैं जिससे वो फिर से राजद की गोद में जा गिरे। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री बनने के दिवा स्वप्न देख रहे थे। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, वे मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। और अब 2014 के बाद फिर नीतीश कुमार के अंदर प्रधानमंत्री पद के साझा उम्मीदवार बनने की लालसा प्रबल हो चुकी है। नीतीश कुमार के लिए सत्ता शुरू से ही राजनीतिक करियर का मुख्य लक्ष्य रही है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी ने आज तक कभी भी अकेले दम पर कुर्सी नहीं पाई। एक सच्चाई यह भी है कि जो व्यक्ति 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हो, जिसे लेकर पीएम इन वेटिंग की चर्चा हो रही हो, उसने कभी भी अपने गृह राज्य में अकेले दम पर कोई भी चुनाव नहीं जीता है। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जिनको शुरू से ही वैसाखी की जरूरत हमेशा रही है
उन्हें हमेशा एक सहयोगी की जरूरत पड़ी है। उन्होंने पहले भी कई बार पाला बदला है, लेकिन इस बार इनके लिए अपने निर्णय के निराधार औचित्य को सही ठहरा पाना कठिन होगा, क्योंकि इस आरोप में दम नहीं है कि आरसीपी सिंह के जरिए भाजपा जदयू को कमजोर करने की साजिश कर रही थी। वास्तव में इससे ज्यादा हास्यास्पद राजनीति में और कुछ हो ही नहीं सकता कि आरसीपी सिंह, जो कि एक समय जदयू में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, वो नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर केंद्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। जबकि सच्चाई यह है कि आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जाना ही उस समय ललन सिंह की नाराजगी की मुख्य वजह थी। जदयू नेता ललन सिंह एनडीए गठबंधन से बाहर आने के कारणों में चिराग मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। यह सच है कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर नीतीश कुमार को झटका दिया था, लेकिन क्या जदयू को और नीतीश कुमार को इतने दिनों के बाद यह समझ में आया कि चिराग पासवान ने भाजपा के इशारे पे ऐसा किया था? दूसरा सवाल यह है कि यदि नीतीश कुमार 77 विधायक वाले भाजपा के दबाव का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो 79 विधायकों वाली आरजेडी के दबाव का सामना वो कैसे कर पाएंगे? अब तो हालात यह है कि उन्हें आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य दलों को भी संतुष्ट करके चलना होगा, जो कि किसी कीमत पर आसान नहीं है, क्योंकि इस बार संख्या बल के मायने में जदयू काफी कमजोर पड़ चुकी है। आज बिहार में सत्ता की कुर्सी भले ही जदयू के पास हो, लेकिन अब वो नंबर 3 की पार्टी बन चुकी है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ा था 2017 में, क्योंकि वह सत्ता संचालन में आरजेडी के हस्तक्षेप और ब्लैकमेलिंग को झेल नहीं पा रहे थे। क्या वो इस बार ऐसा कर पाएंगे? और वह भी ऐसे समय पर जब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कमजोर पड़ चुकी है। नीतीश कुमार को अब जनता के उन सवालों के भी जवाब देने पड़ेंगे जिनके तहत वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे, और चुनाव दर चुनाव लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार की मार्केटिंग किया करते थे। वर्तमान परिदृश्य में गठबंधन की राजनीति में जनादेश को नजरअंदाज कर टूट-फूट करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बार बार दल बदलते हैं उनकी साख दलदल में पड़े कुंद की भांति धंसती जाती है। यह सही है कि नीतीश कुमार के पास अब पहले से कहीं अधिक विधायकों का समर्थन होगा, लेकिन इसमें संदेह है कि वो अपने हिसाब से शासन का संचालन करने में ज्यादा सक्षम होंगे। और अब जहां तक भाजपा की बात है, तो पूरी दुनिया को दिख रहा था, या यूं कहें कि दिल्ली से लेकर आम चाय दुकानों पर लगने वाली संसद में भी यह चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाली है। लेकिन भाजपा की बिहार इकाई 24 और 25 में भी जदयू के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। भाजपा के सामने बिहार में अपने बलबूते जड़े जमाने की चुनौती आज भी है, जैसा कि 2005 में था। भाजपा के पास उस वक्त भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, और आज भी भाजपा के पास राज्य इकाई से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।